हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से चल रही है, जो कि 5 मई को है। और यहां पर मैं आपके लिए लेके आया हूं ओसवाल का अनसॉल्व्ड 4th सेमेस्टर पेपर का सेक्शन ए का सॉल्यूशन। तो यहां पर हम सेक्शन ए शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये है चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो ये क्वेश्चन है, इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो 10th टर्म है वो क्या है, 52 है, और 17th टर्म जो है वो 20 ज्यादा है 13th टर्म से। तो यहाँ पे हमें ये दो केसेस दे रखे हैं कि जो 10th टर्म है वो 52 है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्यूशन में इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो 10th टर्म है मतलब A10 जो है ये हमें यहाँ पे दे रखा है 52, और इसके अलावा यहाँ पे हमें एक और चीज दे रखी है कि जो 17th टर्म है वो 20 ज्यादा है 13th टर्म से। इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करता हूँ 17th टर्म को और 13th टर्म को, यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ 17th टर्म को और 13th टर्म को, तो क्या दे रखा है कि 17th टर्म 20 ज्यादा, मतलब ये 20 ज्यादा है इससे। अब ये 20 ज्यादा है तो दोनों को बराबर करने के लिए ये 20 ज्यादा, तो मैं इसमें क्या करूंगा 20 का एडिशन करूंगा, ठीक है। तो हमारे पास ये दो रिलेशंस है और इन दोनों रिलेशंस का मैं यूज करके यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। A10 हमें यहाँ पे क्या दे रखा है 52 दे रखा है, मतलब A प्लस 90 हो गया 52, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे A17 हमें दे रखा है, A17 मतलब कि A प्लस 16D इक्वल्स टू A13 हमें दे रखा है मतलब कि A प्लस 12D प्लस 20। अब इसके बाद यहाँ पर मैं A और D सभी को इस साइड शिफ्ट करता हूँ, तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 12D इक्वल्स टू 20। नेगेटिव है पॉजिटिव है हो गया कैंसिल, 16D माइनस 12D हो जाएगा 4D, तो 4D इक्वल्स टू आ गया 20, तो D की वैल्यू आ गई है 20/4 और ये कैंसिल होके आ गया 5, तो D की वैल्यू आ चुकी है 5। अब यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस मिल चुका है 5। अब इस D की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूंगा, तो A प्लस 9 इंटू D की वैल्यू है 5 इक्वल्स टू 52, तो A प्लस 9 5 45 इक्वल्स टू 52, तो A इक्वल्स टू 52 माइनस 45, तो A इक्वल्स टू आ गया 52 माइनस 45 7। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद फर्स्ट टर्म मिल चुकी है, कॉमन डिफरेंस मिल चुका है, हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी 3 टर्म्स निकालूंगा, तो फर्स्ट टर्म तो होगी 7 ही, सेकेंड हो जाएगा 7 प्लस 5 12, और थर्ड हो जाएगा 12 प्लस 5 17। एक और निकालना चाहते तो 17 प्लस 5 22, और ये होगी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और यही है आंसर। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन नंबर 1 में इंटरनल चॉइस में एक और क्वेश्चन दे रखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही है। अब चलो उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन दे रखा है वो है ये। तो इस क्वेश्चन में ये दे रखा है द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स द सेकंड टर्म। तो यहाँ पे ये जो पहला स्टेटमेंट है इससे हम एक इक्वेशन बना पाएंगे। क्या दे रखा है, 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स द सेकंड टर्म, मतलब इस सॉल्यूशन में हम पहली इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि जो 9th टर्म है मतलब A9 जो है ये बराबर है 7 टाइम्स सेकंड टर्म के, 7 टाइम्स सेकंड टर्म के। तो जो 9th टर्म है वो इक्वल है 7 टाइम्स सेकंड टर्म के। तो अब इसके बाद यहाँ पे जो हमने यहाँ तक इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये जो इक्वेशन बना ली है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो A9 को हम लिख सकते हैं A प्लस 8D इक्वल्स टू 7, और A2 को लिख सकते हैं A प्लस D। अब इसके बाद ये हो जाएगा A प्लस 8D इक्वल्स टू 7A प्लस 7D। अब यहाँ पर मैं A को इस साइड शिफ्ट करता हूँ और D को इस साइड, तो 8D माइनस 7D इक्वल्स टू हो जाएगा 7A माइनस A, तो ये हो जाएगा 8D माइनस 7D इक्वल्स टू 7A माइनस A 6A। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक जो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे D और A का ये रिलेशन निकाल लिया है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या दे रखा है 12th टर्म एक्सीड 5 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 2। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 12th टर्म की बात करूं तो ये हो गई 12th टर्म A12, ये ज्यादा है इसलिए मैं माइनस करूंगा 5 टाइम्स थर्ड टर्म का, तो 5 टाइम्स थर्ड टर्म का, और क्योंकि ये जो 12th टर्म है ये 5 टाइम्स थर्ड टर्म से कितना ज्यादा 2 ज्यादा, इसलिए ये डिफरेंस होगा 2 के इक्वल। क्योंकि हमें दे रखा है कि जो 12th टर्म है वो थर्ड टर्म के 5 टाइम्स से 2 ज्यादा है, इसलिए थर्ड टर्म का जो 5 टाइम्स है उसका और 12th टर्म का जो डिफरेंस है वो 2 होगा।
अब इसका यूज करके हम यहाँ पे एक और इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो A12 हो जाएगा a प्लस 11d माइनस 5 और A3 हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो a प्लस 11d माइनस 5a माइनस 10d इक्वल्स टू 2। और अब इसके बाद यहाँ पे a माइनस 5a होगा माइनस 4a और 11d माइनस 10d हो जाएगा प्लस d इक्वल्स टू 2। अब इसके बाद d की वैल्यू हमारे पास क्या 6a है, तो इस d को अब मैं रिप्लेस करूंगा 6a से, तो ये होगा माइनस 4a और ये जो d है इसकी वैल्यू है 6 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे d की जगह पॉजिटिव 6a इक्वल्स टू और ये 2। अब इसके बाद माइनस 4a और 6 से हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू आएगा 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल 1, a की वैल्यू आ गई 1। अब a की वैल्यू 1 आने के बाद हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालना था, हम निकाल चुके, हमें सेकंड यहाँ पे क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। अब हम जानते हैं d इक्वल्स टू क्या है 6a, तो d इक्वल्स टू 6 इंटू a की वैल्यू है 1, तो d इक्वल्स टू 6 बन जा 6 हो गया। तो हमारे आंसर यहाँ पर दो है, एक तो फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। ओके तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 1 का इंटरनल चॉइस का जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 3, मतलब एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का हम सम करते हैं तो हमें 3 मिलता है। हमें वो नंबर निकालना है और यहाँ पे हमें इक्वेशन जो फॉर्म करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में कंसीडर करते हैं, तो जो नंबर हमें फाइंड करना मैं उसको कंसीडर कर रहा हूं x, सो लेट नंबर बी x। अब क्या दे रखा है नंबर का और उससे रेसिप्रोकल का सम, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन x, तो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो हमें यहां पर दे रखा है 3, तो नंबर उसके रेसिप्रोकल का सम यहां पर हो गया 3। इसके अकॉर्डिंग हमने यहां पे इक्वेशन फॉर्म कर लिया, इसको सॉल्व करते हैं। x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, 1 और x के एलसीएम आएगा x, 1 से आप x को डिवाइड करोगे तो x आएगा, x इंटू एक्स होगा x स्क्वायर, x से x को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 इक्वल्स टू 3, तो x स्क्वायर प्लस 1, x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा 3x और इसके बाद हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमें चाहिए होता है सबसे पहले d डिस्क्रिमिनेंट, तो यहां पे मैं d फाइंड करता हूं। अब d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या है माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म 1, माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 4, तो d की वैल्यू आ गई 9 माइनस 4 5। अब d हमारे पास आ चुका है। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे रूट्स या फिर x की वैल्यू, तो x होगा इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, तो माइनस b, तो माइनस और b की वैल्यू क्या है माइनस 3 प्लस माइनस रूट d और d की वैल्यू हमारे पास है 5, तो d की जगह पे पुट करेंगे 5 अपॉन 2 इंटू a और a की वैल्यू है 1, तो a की जगह पर आएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। इसको आगे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि रूट 5 हम सॉल्व कर पाएंगे नहीं, तो यहाँ पे x जो होगा इसकी दो वैल्यूज आएंगे, एक बार हम प्लस साइन कंसीडर करेंगे तो आएगा x प्लस रूट 5 अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू होगी x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सिंपल सा सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, लेकिन अगर अभी तक वीडियो पर बने हुए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस सैंपल पेपर का सेक्शन जो बी है वो मैं जल्दी अपलोड करूंगा आपके एग्जामिनेशन से पहले, तो इसको आपको देखने का मौका मिल जाएगा, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सर्किल्स चैप्टर से। इस क्वेश्चन में दे रखा है इन द गिवन फिगर, तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में फिगर दे रखा है PA is a tangent from an external point P to a circle with center O। ये जो PA है ये टेंजेंट है A पॉइंट पर जो कि P पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है इस सर्किल पर जिसका सेंटर क्या है O। तो PA यहाँ पर टेंजेंट है P पॉइंट से सर्किल पर, A टेप पॉइंट पर यहाँ पर टेंजेंट ये बन रहा है और इस सर्किल का सेंटर है O। हमें यहाँ पे एंगल POB
पीओबी मतलब ये एंगल हमें यहाँ पे दे रखा है 125 डिग्री। हमें यहाँ पे फाइंड करना है एंगल एपीओ। हमें यहाँ पे एंगल एपीओ मतलब हमें यहाँ पर ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है सॉल्यूशन इसका। देखो यहाँ पे ये जो हमारा एंगल की बात करेंगे पीएओ को, तो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है। पीए टेंजेंट है, एओ रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री का। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का आ गया। अगर हम ट्राइंगल एपीओ कंसीडर करें तो ट्राइंगल एपीओ में ये जो एंगल है ना ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। मतलब ये 125 जो है ये 90 प्लस इस एंगल के सम के बराबर होगा। ये 90 है तो 125 में से 90 माइनस कर देंगे तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 35 डिग्री। बस इतना सा इसका सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन अब यहाँ पे देखते हैं। तो सॉल्यूशन में यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल पीएओ इक्वल्स टू 90 डिग्री और रीजन लिख देंगे एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि जो एंगल टेंजेंट और रेडियस के बीच में आता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। इस वजह से एंगल पीएओ यहां पे हो गया 90 डिग्री। अब इसके बाद हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल पीओबी। एक काम करते हैं यहां पे लिख देते हैं इन ट्राइंगल एपीओ। तो एपीओ ट्राइंगल में एंगल जो पीओबी है एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल पीओबी होगा इक्वल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल। मतलब पहला इंटीरियर अपोजिट एंगल है ओएपी और दूसरा इंटीरियर अपोजिट एंगल है एपीओ। तो एक्सटीरियर एंगल पीओबी है ओएपी और एपीओ के सम के इक्वल। अब एक्सटीरियर एंगल पीओबी का हमें मेजर दे रखा है 125 डिग्री इक्वल्स टू ओएपी। ओएपी का मेजर हमारे पास है 90 डिग्री प्लस एपीओ, और एपीओ हमें यहां पर फाइंड करना है। तो ये हो गया 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल एपीओ। तो यहां पे 125 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा 35 डिग्री। तो 35 डिग्री इक्वल्स टू एंगल एपीओ। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे इस क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर सरफेस एरिया इन वॉल्यूम से। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे हमें दे रखा है एक स्फीयर, कोन और सिलेंडर। 3 डिफरेंट सॉलिड्स है, स्फीयर, कोन और सिलेंडर। सभी का क्या है, रेडियस सेम है और यहाँ पर हाइट सेम है। मतलब यहाँ पे जो तीनों सॉलिड्स है उनके रेडियस तो बराबर है और उनके हाइट भी क्या है, रेडियस के बराबर ही है। ठीक है, हमें यहाँ पर निकालना है तीनों के वॉल्यूम का रेशियो। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन में यहां पर आएगा कि सबसे पहले जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। रेशियो निकालने इसलिए रेशियो आ गया। नेक्स्ट कोन, और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका नेक्स्ट सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे मैंने क्या किया, सबसे पहले तीनों का जो वॉल्यूम है उसका रेशियो लिख दिया। अब क्या दे रखा है कि तीनों के जो रेडियस और हाइट है वो सब बराबर है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं कि हम कंसीडर करते हैं लेट r इक्वल्स टू h इक्वल्स टू x। r और h ये दो इक्वल दे रखे हैं, इन सबको मैं क्या मान रहा हूं, x मान रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा 4/3 पाई, r की जगह पे क्या आ जाएगा x क्यूब, रेशियो 1/3 पाई r स्क्वायर की जगह आएगा x स्क्वायर इंटू h की जगह पे भी आ जाएगा x, रेशियो, और ये पाई आर स्क्वायर की जगह पे आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एच की जगह पर आ जाएगा एक्स। तो यहां मैंने क्या किया, रेडियस और हाइट दोनों को रिप्लेस कर दिया एक्स से, क्योंकि रेडियस और हाइट दोनों बराबर है और उसको मैंने एक्स मान लिया था। अब इसके बाद 4/3 पाई एक्स क्यूब, रेशियो 1/3 पाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, रेशियो पाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब। अब देखो जब भी हमारे पास रेशियो कुछ इस तरीके के होते हैं तो जो भी सब में कॉमन आता है वो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये पाई से ये पाई कैंसिल हुआ और ये पाई कैंसिल हुआ, क्योंकि पाई तीनों में था तो पाई कैंसिल हो गया।
एक्स क्यूब भी तीनों में है तो कैंसिल हो गया। अब इसके तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 4/3 पहले वाले में, रेशियो दूसरे वाले में आ रहा है 1/3 और तीसरे वाले में कुछ नहीं बचा तो हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में 3 हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं, कैसे? लेकिन उसके लिए डिनोमिनेटर में 3 तीनों में होना चाहिए। इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में 3 नहीं है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो जाएगा 4/3 रेशियो 1/3 रेशियो 3/3। तो ये 3 3 3 कैंसिल हो गए, बचा 4 रेशियो 1 रेशियो 3। तो ये जो तीनों सॉलिड्स हैं स्फीयर, कोन और सिलेंडर, इनके जो रेडियस और हाइट इक्वल है तो इनके वॉल्यूम वॉल्यूम का जो रेशियो है वो आएगा 4 रेशियो 1 रेशियो 3। और स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर स्टैटिक्स से, और इस क्वेश्चन में हमें मीडियन निकालना है इस डेटा का। अब मीडियन जब भी हम निकालते हैं तो सबसे पहले हमें निकालना होता है हमारे डेटा का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले CF फाइंड करता हूँ, और CF होगा पहले वाले इंटरवल का जो फ्रीक्वेंसी है वही होगा CF। नेक्स्ट होगा 16 + 4 20, नेक्स्ट होगा 20 + 12 32, उसके बाद 32 + 18 हो जाएगा 50, और उसके बाद 50 + 32 हो जाएगा 82, फिर 82 + 10 हो जाएगा 92, और 92 + 8 हो जाएगा 100। तो इस तरीके से हमने अपने सारे इंटरवल्स की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना होता है मीडियन के लिए सबसे पहले n/2, और n/2 यहाँ पे क्या होगा, n होगा सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, और सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज दे रखा है 100, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे ये आ गया 50 के इक्वल। तो n/2 हमें मिल चुका है यहाँ पर 50। अब जैसे कि हमारे पास n/2 की वैल्यू 50 आ चुकी है, तो अब चेक करना है किस इंटरवल का CF 50 से ज्यादा है। तो ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल का CF 50 से ज्यादा है, तो ये हमारा इंटरवल होगा मीडियन क्लास। और मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास रहता है मीडियन इक्वल्स टू L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। अब यहाँ पे जो मीडियन क्लास है इसकी जो लोअर लिमिट है ये होगी L की वैल्यू, n/2 की वैल्यू हम 50 फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट है CF, मीडियन क्लास से जो पिछले वाली क्लास है उसका जो भी CF है वो हम पुट करेंगे CF की वैल्यू। और इसके बाद नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, जो मीडियन क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी होगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, और H होगा क्लास साइज 80 - 70 10। तो ये सभी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो इक्वल्स टू L लोअर लिमिट 70 प्लस n/2 की वैल्यू हमारे पास है 50 माइनस CF, और CF की वैल्यू भी है 50 अपॉन F की वैल्यू हमारे पास 32, तो अपॉन 32 इंटू H, और H हो जाएगा 80 - 70 10। अब ये हो जाएगा 70 प्लस 50 - 50 0 अपॉन 32 इंटू 10। अब यहाँ पे ये 0 आ चुका है तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा इस वजह से 0, और बचेगा मीडियन में हमारे पास 70। तो मीडियन हमारे पास आ जाएगा क्या 70। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है k की वैल्यू। तो देख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट है k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे हमें दे रखा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है। हम जानते हैं कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं अगर वो इक्वल है तो d की वैल्यू होती है 0, तो हम यहाँ पे वही यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो है k x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्योंकि इसके जो रूट्स है वो इक्वल है इस वजह से d जो है वो होगा 0, और d क्या होता है b² - 4ac, तो ये होगा 0 के इक्वल। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 3 इक्वल्स टू 0। अब ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 3 12 k इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद ये 16 3 हो जाएगा 48 इक्वल्स टू 12 k को मैं वहां पे ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 12 k। तो k की वैल्यू हो जाएगी 48 अपॉन 12, 12 4 48, तो k की वैल्यू आ गई है 4। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन नंबर 6 में
यहाँ पे हमें इंटरनल चॉइस भी दे रखी है, तो हम सॉल्व करते हैं इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो इंटरनल चॉइस में दिया गया था क्वेश्चन वो, और ये सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे दे रखा है डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का वो एक ज्यादा है न्यूमरेटर के डबल से। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पर मैं कंसीडर कर लेता हूं लेट न्यूमरेटर बी एक्स। तो यहां पे हमने मान लिया कि न्यूमरेटर क्या है, एक्स है, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा अब डिनोमिनेटर क्या दे रखा है, एक ज्यादा है ट्वाइस न्यूमरेटर के, तो न्यूमरेटर का जो ट्वाइस है वो होगा 2x, और उससे क्या है एक ज्यादा है तो +1। तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से एक ज्यादा, इसलिए डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे ये बन गया, जो हमने न्यूमरेटर को हमने ये कंसीडर किया था। तो यहाँ पे फ्रैक्शन का हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिल चुके x के टर्म्स में। अब क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 216/21। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो होगा x/2x + 1। अब क्या दे रखा है, ये फ्रैक्शन और इसका रेसिप्रोकल का सम, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2x + 1/x। तो फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो यहां पर हमें दे रखा है 216/21। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2x + 1 और x का एलसीएम आएगा 2x + 1 और x। अब ये 2x + 1 से 2x + 1 हुआ कैंसिल, बचा x और x × x होगा x² प्लस x से x कैंसिल हुआ, बचा 2x + 1 × 2x + 1 हो गया 2x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये होगा 2 × 21 42, 42 + 16 तो 42 + 16 58, 58/21। अब इसके लिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो x² प्लस 2x + 1 होल स्क्वायर में लगाएंगे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हो जाएगा 4x² + 1 प्लस 2 × 2x × 1 हो जाएगा 4x अपॉन, और डिनोमिनेटर हो जाएगा 2x² प्लस x इक्वल्स टू 58/21। और इसके बाद x² + 4x² हो जाएगा 5x²। तो ये आ रहा है 5x² + 4x + 1/2x² प्लस x इक्वल्स टू 58/21। अब यहां पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 21 का मल्टीप्लिकेशन होगा न्यूमरेटर से, तो ये आएगा 21 और ये हो जाएगा 5x² + 4x + 1 इक्वल्स टू, और 58 का होगा इससे मल्टीप्लिकेशन तो होगा 58 2x² + x। तो यहां पे हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, हमारे पास ये आ रहा है। अब 21 × 5 हो जाएगा 105x² प्लस 21 × 4 हो जाएगा 84x प्लस 21 × 1 21, 58 × 2 हो जाएगा 2 8 60, 2 10 116x² प्लस 58x। अब इसके बाद यहां पर हम सभी को एक साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो 116x² प्लस 58x माइनस 105x² माइनस 84x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब 116 माइनस 105 हो जाएगा 6 माइनस 5 1, और उसके बाद ये हो जाएगा 11 माइनस 1 1 माइनस 0 1 और 1 माइनस 1 0 11x²। ठीक है, तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया, 116 माइनस 105 11x² आ रहा है। अब इसके बाद 84 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 14 माइनस 8 होगा 6 और 7 माइनस 5 हो जाएगा 2, तो 26x, और उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट टर्म एक ही है -21 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, इसको सॉल्व करने में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला में सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा d जो होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू क्या है -26 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 11 और c की वैल्यू है -21। अब इसके बाद 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676 प्लस 4 इंटू 11 होगा 44 और 44 इंटू 21 हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, तो 21 इंटू 44, तो 4 with 4 8 और 4 8, ये हो जाएगा 4 8 4 12 और 9 924।
तो ये हो जाएगा इस तरीके से 6 + 4 10 और 7 × 9 1 10 और 9 + 1 10 16। तो d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रही है 1600। अब d की वैल्यू 1600 आने के बाद हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है और x होगा -b और b की वैल्यू क्या है -26 प्लस माइनस √d मतलब 1600 अपॉन 2a 2 × 11। तो ये हो जाएगा यहाँ पे -26 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1600 हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 40 अपॉन 2 × 11 22। अब इसके यहाँ पे मैं इसका पॉजिटिव साइन कंसीडर कर लेता हूं तो x इक्वल टू हो जाएगा 40 - 26। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्लस साइन जो हम कंसीडर करें तो 26 + 40 तो ये हो जाएगा 66। तो ये हो जाएगा 66 अपॉन 22 और ये 22 से 66 होगा कैंसिल आएगा 3 तो x की वैल्यू आ गई है 3। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना था फ्रैक्शन। तो इस फ्रैक्शन में बाकी पार्ट में यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो फ्रैक्शन में हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या x है तो न्यूमरेटर हमारे पास 3 आ चुका है। अब डिनोमिनेटर भी हमें यहाँ पर चाहिए। डिनोमिनेटर क्या है 2x + 1 तो 2x + 1 मतलब कि 2 × x की वैल्यू हमारे पास है 3 + 1 2 3 6 + 1 7। तो यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है वो है x और x की वैल्यू है 3 और डिनोमिनेटर है 2x + 1 और 2x + 1 की वैल्यू है 7। तो हमारा जो आंसर है वो है 3/7। तो ये हमारा फ्रैक्शन है 3/7। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है उसका सॉल्यूशन। यहीं पर हमारा सेक्शन ए एंड हो रहा है। सेक्शन बी में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना जैसे ही, क्योंकि मैं जैसे ही सेक्शन बी को अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाएगा और आप अपनी तैयारी कर पाएंगे और अच्छे से। तो स्टूडेंट्स यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।